हेलो एंड वेलकम टू ऑल। सबका स्वागत है एक बार फिर से। मैं सुरजीत राठौर, साइंस एंड टेक फैकल्टी, आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक मेंस के लिए लेकर आया हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बेहतरीन टॉपिक्स है, टॉपिक तो फ्रेंड्स बहुत सारे हैं। मेंस का जो है साइंस टेक में मतलब बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं और बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि आज हमारा ये फर्स्ट सेशन कुछ समय के लिए रहेगा आपके साथ। इसमें अंदर हम कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव फॉर्म में डिस्कस करेंगे जो कि साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ है। एक जो पार्ट आता है आपका वो आईसीटी का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। दैट इज सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन आपका जनरेट होता है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का हमारे समाज पे क्या प्रभाव है, किस प्रकार से हमें समाज को या सोशलिज्म को प्रभावित करता है, उत्पत्ति कैसे है इसका, ओरिजिन कैसा है इसका, किस आधार पे काम करता है, और खास करके आज के समय में जो ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल हम इसमें किस प्रकार से कर रहे हैं, उसके अनुप्रयोग क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है। क्वेश्चन जो है एग्जामिनर जो निकाल रहा है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन निकालता है। तो अगर क्वेश्चन आपको दिया गया कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी का समाज के साथ कैसे यूज होगा, इसका अनुप्रयोग क्या है और हम कैसे इसको यूज कर पाएंगे, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आईसीटी या सूचना प्रौद्योगिकी है क्या। ठीक है। जनरली जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो है, ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो है, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक सूचना और एक संचार। ठीक है। सूचना और संचार, अब कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि दोनों में चीजें क्या है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, सूचना और संचार। ठीक है। देखो, अगर आप बात करें सूचना की, सूचना जो है एक प्रकार की इंफॉर्मेशन, और जो संचार की बात करें, संचार एक प्रकार का कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, दो चीजें अलग अलग हैं, सूचना और संचार। ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, जो सूचना होती है, इट इज अ डेटा ट्रैफिकिंग कंसेप्ट। ठीक है। दैट मीन्स कि आपने कोई सूचना है कहीं पे भेजी है, तो नेचुरल डेटा ट्रैफिकिंग कंसेप्ट है, डेटा ट्रैफिकिंग सिस्टम है ये। तो ये यानी एक लेवल पे है, यानी दैट इज वी कैन से दैट कि इट इज अ डेटा ट्रैफिकिंग सिस्टम पर आधारित। और जबकि जो संचार होता है, दिस इज अ ध्वनि यानी साउंड बेस्ड सिस्टम। और संचार जो कंसेप्ट है यहाँ पे दो लोगों के बीच में है। ओके। दैट मीन्स इफ यू वांट टू टॉक टू समवन ऑन द टेलीफोन, तो नेचुरली इज ध्वनि के साथ जुड़ा है और ये दो लोगों के साथ जुड़ेगा। ओके। यानी बिटवीन द टू। जबकि ये वन साइडेड, यानी एक तरफ से होने वाला है। ओके। तो ये दो अलग अलग प्रक्रिया है। तो पहले तो हमें सूचना और संचार में समझ में नहीं आता सूचना और संचार क्या है। तो आपको जो पहले मेंशन करना पड़ेगा वो सूचना और संचार के बारे में बताना पड़ेगा कि सूचना क्या और संचार कैसे। तो इसके अंदर एक वन साइडेड है प्रोसेस और फिर दूसरा टू साइडेड है। यानी आप ध्वनि के आधार पे बात कर रहे हैं किसी से, तो ध्वनि के आधार पे वो भी आपसे डिस्कस करते हो, दैट इज कम्युनिकेशन हो रहा है आप लोगों में। दूसरा जो पार्ट है संचार का, संचार का मतलब डाटा ट्रैफिकिंग। आपने मैसेजेस सेंड किए किसी को, आपने ईमेल्स कर दी किसी को, गॉट इट। आपने जो वन साइडेड आप जो डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन किया, तो ये आपके डाटा के बेस्ड आधार हो। यहां पर आपने इस पॉइंट को समझ। उसके बाद फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि सूचनाएं कैसे,
क्योंकि नॉर्मली डेटा इसके अंदर जो सिस्टम हमारा चलता है उसके अंदर हम सूचनाएं बनाते भी हैं, सूचना फॉर्मेशन, सूचना को हम स्टोर भी करते हैं, सूचना को हम प्रेषण भी करते हैं। ठीक है, यानी अगर आप देखें आईसीटी के अंदर, यानी इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन भी जुड़ता है, इसका वी कैन से दैट स्टोरेज भी है, इसका प्रोसेसिंग भी है यानी ट्रांसफर भी है, इसका प्रोसेसिंग भी है एंड मैनेजमेंट भी है। आप सब जानते हैं कि आईसीटी जो कंसेप्ट है इसके अंदर हम मशीन के द्वारा, ठीक है, क्योंकि इट्स अ यूनेस्को के मुताबिक इट इज अ सिस्टम, इट इज बिटवीन अ ह्यूमन एंड द मशीन, यानी मानव और मशीन के बीच में होने वाला क्रिया है ये। अब आप देखो कि इसमें चीजें क्या क्या है, आपने इंफॉर्मेशन को बनाना यानी उसका निर्माण करना, उसका स्टोरेज करना यानी उसका संलग्न करना, उसको ट्रांसफर करना, उसका प्रेषण करना यानी संप्रेषण, उसको आगे भेजना, ठीक है, आगे भेजना, या उसकी प्रोसेसिंग करना या उसका मैनेजमेंट करना। अब आप सूचना को अपने पास स्टोर करके भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आपने देखा होगा बहुत सी जगह ऐसे हैं जहां पर आप व्हाट्सएप के जो है मैसेजेस को, ठीक है, उसको अपने स्टोरेज के अंदर डालते हैं, या कई बार जैसे गवर्नमेंट की तरफ से होता है कुछ ऐसा, तो आप किसी ऐसे आपने जो है व्हाट्सएप की मेल्स को आपने हटा दिया है या उसकी मैसेज को डिलीट कर दिया है, तो उसको दोबारा से प्राप्त भी किया जा सकता है। तो ये जो सिस्टम है ये पूरा प्रोसेसिंग की जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये। तो पहले यू आपको पता होना चाहिए कि आईसीटी का क्या है और वो कैसे कैसे सिस्टम को अलाउ करवाती है। दूसरा, अगर आपने इसी को एक्सप्लेन करके साथ ही साथ में क्या ऐड हम कर सकते हैं इसके, कि हम इसमें सूचनाएं जो बना रहे हैं, ठीक है, इनका समाज पे क्या प्रभाव, तो समाज हम सोशल मीडिया पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि आज के समय में आईसीटी का जो उपयोग है वो आप स्कूल्स लेवल में यूज करते हैं, क्योंकि स्कूल्स में आपने देखा आजकल स्मार्ट क्लासेस चल रही है। तो स्मार्ट क्लासेस के अंदर क्या है, इन्हीं का आप यूज करते हैं आईसीटी टेक्निक के द्वारा, क्योंकि आपने मालूम है जो बच्चा देखता है और उसको विजुलाइज करता है, तो आप एक थ्योरी कंसेप्ट में पढ़ा रहे हैं और एक में बच्चा विजुलाइज करता है, उसको सामने देख रहा है, उसके पिक्चर को देख रहा है, तो नेचुरल उससे ग्रास्पिंग ज्यादा बढ़ता है। ओके, तो डायग्रामेटिक वे में समझना, उसको कार्टून से दिखाया जाना, समझाया जाना, तो इसमें बच्चे का जो आईक्यू भी बढ़ता है और उसे चीजों को जल्दी समझता भी। तो एसईटी का जो कंसेप्ट है वो इवन स्कूल्स में भी लागू हो चुका, ठीक है। हमारे यहाँ भी आप क्लासेस में देखेंगे कि जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, तो डिजिटलाइजेशन के अंदर आप बोर्ड के ऊपर स्मार्ट बोर्ड्स हैं, इसके अंदर गूगल के द्वारा बहुत से पिक्स को दिखा सकते हैं। इस टाइप से एक प्रकार का इंटरेक्शन भी बच्चों के साथ चलता है। तो यहाँ पर आप देखें समाज के साथ साथ एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर भी इस पर रोल प्ले हो रहा है। आप घर बैठे हैं, घर बैठे बैठे आपको ईमेल्स भी आ रही हैं, ऑफिस में बैठे वहां से मेल्स भी आ रही हैं, आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, आप फोन के ऊपर, क्योंकि दो सिस्टम हमने यहाँ पे डिस्कस किए, एक इंफॉर्मेशन का, ओके, और एक कम्युनिकेशन का, और ये दोनों सिस्टम जो है जो स्मार्टफोन्स होते हैं उनके द्वारा दोनों मर्ज हो गए हैं। यदि स्मार्टफोन्स में आप दोनों ही सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, यानी आपका इंफॉर्मेशन भी आ रही है उसके अंदर, आप उसे बातें भी कर रहे हैं, तो ये दोनों ही प्रोसेसिंग को आपने मर्ज कर दिया स्मार्टफोन्स को। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि स्मार्टफोन्स का जो एवरीडे लाइफ में यूज हो रहा है उनका यूज कहाँ पर है, उसके लिए मैसेजेस का भी कंसेप्ट आ रहा है, इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, और साथ ही साथ उसका जो यूजेस है वो किसके साथ जुड़ गया हमारा, दैट इज हमारा इंफॉर्मेशन के साथ और कम्युनिकेशन के साथ। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इस पॉइंट को समझा। अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब हम समझेंगे जो आपको नेक्स्ट पॉइंट हाईलाइट करना है इसमें। तो पहले तो आपको ये क्वेश्चन जो आया उसके अंदर पहले इनके डिफरेंसेस का समझा कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का लॉजिक है। अब आपको नेक्स्ट क्या इसमें ऐड करना पड़ेगा, नेक्स्ट जो आपको ऐड करना पड़ेगा कि ये जो इंफॉर्मेशन या आपकी जो सूचना या प्रौद्योगिकी के अंदर आएगा वो उत्पत्ति कैसे हो रही है, यानी हम इसको कैसे करवा पा रहे हैं, तो हम उस पर बढ़ेंगे। तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऐड होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो ऐड होगा वो रहेगा, यानी सूचना संचार प्रौद्योगिकी में, यानी आईसीटी में अगर हम देखें उसकी उत्पत्ति यानी ओरिजिन, तो उत्पत्ति की अगर हम प्रक्रिया को समझेंगे,
आप देखो कि यहाँ पर इसकी उत्पत्ति दो प्रकार से हम करवाते हैं, ठीक है। वन इज अ guided medium and other is unguided. तो इनका जो पैटर्न है दो प्रकार से है, एक गाइडेड है और एक अनगाइडेड। फ्रेंड्स, जो गाइडेड मीडिया है, तो गाइडेड मीडिया के अंतर्गत हम इनका जो सूचनाएं या संचार है उसको हम बाय द मींस ऑफ द केबल्स या वायर्स उनके द्वारा हम करवाते हैं, गाइडेड है ये, ठीक है। तो यानी यहां पर हम इनको वायर्स के द्वारा या हम वी कैन से दैट जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं जिसको हम दृश्य तंतु भी कहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दृश्य तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स। तो इनके द्वारा हम इन प्रक्रिया को करवा सकते हैं। तो दिस इज गाइडेड कंसेप्ट, ठीक है। दूसरा जो पैटर्न है हमारे पास वो है अनगाइडेड। अनगाइडेड का मतलब हुआ कि अगर आपके पास पैटर्न नहीं है अनगाइडेड वे में, तो हम क्या करते हैं बाय द मीन्स ऑफ एयर के द्वारा। अब यहां पर हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी अनगाइडेड है ये। हम इसके अंदर तरंगों का उपयोग करते हैं। अब जो तरंगे हैं, तरंगों में आपको मालूम है हम इससे सर लेजर, एलईडी, ये अनुप्रयोग, इसके अनुप्रयोग है यानी कि एप्लीकेशंस हैं। और आपको मालूम है जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको हम मैक्सवेल वेव्स भी कहते हैं। इसका जो अवधारणा जो थी वो मैक्सवेल के नाम के व्यक्ति ने दी थी। आपको थोड़ा सा आइडिया इसका भी देना पड़ेगा और आपको पता होना चाहिए जो मैक्सवेल वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इनका जो तरंग दैर्ध्य जो होता है इट इज अराउंड 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻4 मीटर के बीच में। और इतना बड़ा ये तरंग दैर्ध्य इसका लॉजिक होता है। तो उसके अंदर इन तरंगों का इस्तेमाल हम जब करते हैं, और प्राय इनका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, इनका यूज हम उन जगहों पे करते हैं, उन जगहों पे करते हैं जहां पर आपके पास बहुत से वी कैन से दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं है, जंगल है, आपके पास वी कैन से नदियां हैं जहां पे वायर बिछाना मुश्किल हो गया। अब जहां पे वायर ही नहीं बिछेंगी तो वहां पे ट्रांसमिशन कैसे हो पाएगा, क्योंकि बहुत से पहाड़ है, जंगल है, बीच में नदियां हैं, या बहुत से जैसे बहुत से जगह आइलैंड्स हैं। अब जैसे आइलैंड है तो वहां पर वो आपस में कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे, गॉट इट। तो वहां पर इन प्रक्रियाओं का यूज किया जा सकता है। तो अनगाइडेड जो मीडिया का कंसेप्ट है इसमें हम वेव्स का यूज करते हैं, तरंगे जो है वो मूव करती हैं और तरंगों के द्वारा इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन होता है नेक्स्ट पे। जबकि यहां पर गाइडेड में आपके पास वायर सिस्टम, और वायर्स में कॉपर वायर सिस्टम भी हम यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर वायर जो है काफी कॉमन और सामान्य प्रक्रिया है, यानी सस्ते पड़ते हैं ये, ओके। तो ऑप्टिकल फाइबर्स की कंपैरिजन में जो कॉपर वायर्स हैं ये थोड़ी सस्ती होती हैं, लेकिन बहुत पहले का सिस्टम है, लेकिन इसका ड्रॉबैक भी। फ्रेंड्स, आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसको मेंशन कर रहे हैं कि कॉपर वायर सिस्टम का, पेपर क्वेश्चन आ जाता है कि तुलनात्मक वे में आप बताएं कॉपर वायर और ऑप्टिकल फाइबर्स में इनकी तुलनात्मक करके बताइए कि कौन सा आपके लिए बेहतर है। इस पर भी क्वेश्चन आपको आया है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इसका देखें, जो कॉपर वायर्स होती हैं आपको मालूम है ये एक सामान्य वायर्स होती हैं और इसके अंदर युग्म यूज किए जाते हैं, पेयरिंग। और आपको मान जैसे हम डीएनए के हेलिकल कोड ऐसे होते हैं वैसे वायर्स इसको घुमा के की जाती है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, इसको आप कम दूरी तक का यूज कर पाते हो, यानी आप कुछ मीटर, कुछ किलोमीटर तक आप इसके द्वारा ट्रांसमिशन वगैरह करा सकते हैं। ज्यादा दूरी पर ले जाने के बाद इनमें दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें व्यवधान, रुकावटें हैं, साउंड में आवाज आना शुरू हो जाएगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, तो क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको। तो कुछ दूरी तक तो हम इसको कर सकते हैं। दूसरा, ये ज्यादा बैंडविड्थ को नहीं झेल पाता, ठीक है। इसकी जो बैंडविड्थ होती है जो मूवमेंट की वो कुछ हद तक होती है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर्स का एक ब्रॉड बैंड यूज कर सकते हैं। इसको आप डीएसएल सिस्टम
डिजिटल सिमेट्रिकल जो लाइंस है उसमें यूज कर सकते हैं, एडीएसएल में भी यूज कर सकते हैं। किसको? ऑप्टिकल फाइबर्स को। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो यूज है वो डिजिटल सिमेट्रिकल लाइन में यूज होता है, ठीक है। एएसडीएल यानी एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्रिप्शन लाइन, वहां भी यूज हो सकता है इसका, यानी इसका ब्रॉडबैंड है इसका। एक पैटर्न और समझिएगा, जो ये जो सिस्टम है हमारे पास कॉपर वायर, इसमें कोरोजन संभव है, ठीक है। ये कोरोडेड हो सकती है जिसका इनकी एफिशिएंसी कम हो जाए। कई बार आपने देखा होगा, कई बार इसमें कोरोड हो गया, यानी कि हम कहते हैं कार्बन में, मतलब कार्बन आ गया, कॉपर में कार्बन लग गया, तो इसके एफिशिएंसी में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कम हो जाएगी। लेकिन जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं इनकी एफिशिएंसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्टिकल फाइबर काफी एफिशिएंट वायर्स होती हैं। दूसरी चीज एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको इसमें याद रखना है, जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं जिसको हम दृश्य तंतु भी कह सकते हैं, ये बेसिकली सिलिकॉन के बने होते हैं। और ये जो सूचनाओं के संकेत जो होते हैं उनको प्रकाश के तंतुओं को देते हैं, ठीक है। तो ये सूचनाओं के जो संकेत होते हैं उसको प्रकाश के द्वारा मूव कराते हैं, यानी के संकेत को प्रकाश संकेतों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। यानी ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स बाय लाइट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो आपको फ्रेंड्स ये भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि ऑप्टिकल फाइबर्स का क्या यूज है। ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं जनरली ये प्रकाश संकेतों को के द्वारा अपने संकेत, यानी इलेक्ट्रिकल और प्रकाश, इस तरह से अपने सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। पहले ये विद्युत संकेतों को प्रकाश संकेतों में बदलते हैं लाइट के अंदर, फिर लाइट संकेतों को वापस विद्युत संकेतों में कन्वर्ट कर देते हैं। और जिसके कारण ये काफी लंबी डिस्टेंस है, क्योंकि आपको अपना प्रकाश, क्योंकि एक प्रकार के जो वायर्स होती हैं ये बहुत जबरदस्त वायर है, इसके अंदर प्रकाश संकेत बहुत तीव्र गति से मूव करते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रकाश का जो गमन है बहुत तीव्र गति से होता है। तो ये काफी लंबे समय तक और काफी दूरी तक सूचनाओं और संकेतों को भेजने में सक्षम है। फ्रेंड्स यहां पर एक चीज और भी आप ध्यान रखेंगे, जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, प्रकाश तंतु, यहां पर ये दो पॉइंट्स को, यानी इसमें जो बेसिक अवधारणा है प्रकाश तंतु की, यानी इसमें दो चीजें होती हैं। एक है इसमें प्रसारण के लिए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमीटर, अदर वन इज एक और जो कि रिसीवर कहलाता है। ये दो पॉइंट्स है इसमें ऑप्टिकल फाइबर्स में। जो ट्रांसमीटर होता है वो क्या करता है, वो प्रकाश संकेत, जो वो विद्युत संकेतों को प्रकाश संकेतों में कन्वर्ट करता है, यानी कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल इनटू लाइट, ओके। यानी ये प्रकाश संकेतों को, विद्युत संकेतों को प्रकाश संकेतों में बदलता है। जबकि जो रिसीवर्स होते हैं ये कन्वर्ट करते हैं लाइट सिग्नल्स अगेन इनटू
इलेक्ट्रिक, यानी ये दोबारा प्रकाश संकेतों को विद्युत संकेतों में बदल दें। गॉट इट। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है 150 वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब करने का, तो आपने इन पॉइंट्स को सिस्टमैटिक वे में समझना है। तो सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे आप, यानी व्हाट इज द रोल ऑफ दिस आईसीटी, आईसीटी का प्रचलन कैसे है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके अंदर यूजेस क्या क्या होते हैं, इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, इसमें ट्रांसमिशन या ब्रॉडकास्टिंग जो सिस्टम है वो किस आधार पे है, ठीक है, गाइडेड अनगाइडेड कंसेप्ट, उनके बारे में थोड़ा डिटेल देना पड़ेगा। फिर उसके बाद कुछ अगर पॉइंट्स हैं तो आप केबल वायर्स के ऊपर भी बात कर सकते हैं, और जैसे कॉपर वायर के बारे में हमने डिस्कस किया, कॉपर वायर के फायदे और नुकसान, ऑप्टिकल फाइबर के फायदे और नुकसान, इनको हम समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है जो कॉपर वायर है थोड़ी ये हैवी होती हैं, जबकि ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं ये हल्के होते हैं। ऑप्टिकल कॉपर वायर का इंस्टॉलेशन थोड़ा दिक्कत करता है और ऑप्टिकल फाइबर का इंस्टॉलेशन आसानी से हो जाता है। कॉपर वायर में आपको पता है कोरिजन होता है, इसमें कोरिजन ऑप्टिकल फाइबर्स में नहीं होता, ठीक है। उसमें आप लंबे दूरी तक ट्रांसमिशन नहीं कर सकते कॉपर वायर में, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर से बहुत लंबी दूरी तक कॉपर आप इससे ट्रांसमिशन कर सकते हैं और विदाउट एनी रुकावट, विदाउट किसी मतलब व्यवधान के। आप क्योंकि कॉपर वायर में क्योंकि आपने क्या किया उसको पेयर वायर, आपने कॉपर वायर जो होती है उसमें पेयरिंग होती है, आपने कहा दो वायर्स होती है और उसमें लिपटी होती है, जैसे जैसे डीएनए का मॉलिक्यूल लिप्ट होता है, तो वैसे लिपटा हुआ तो वहां पर आपको रुकावट आ सकती है ट्रांसमिशन में, लेकिन यहां पर आपको ऑप्टिकल फाइबर से रुकावट नहीं आती है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है इट इज मच मोर एडवांस फॉर्म में है। अगर हम वायर सिस्टम की डिस्कस करें, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आया है एग्जाम में तुलनात्मक वे में, कॉपर वायर और ऑप्टिकल फाइबर वायर में, कि तुलना कीजिए कौन कैसे अच्छा है, कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं। तो फ्रेंड्स इसको भी आपको ध्यान, ऑप्टिकल फाइबर्स की थोड़ी सी डिटेल्स भी आपको डालनी पड़ेगी, तो ये सब मिलाएंगे तब हमारे पास पैटर्न बनेगा। तो इस टाइप से आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपका एक अच्छा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, और इसी तरह से हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।